इस पुलिस का एग्ज़ाम 8, 9, 10 जून को होने वाला है। दोस्तों अभी हम लोग जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। कुछ हम लोगों ने 5-6 प्रैक्टिस सेट पिछली क्लासों में किए हैं, जिसमें हम लोगों ने 400-500 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी उत्तर प्रदेश जीके की। देखिए यूपी जीके उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। आज की क्लास को आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आज का कंटेंट हम लोग एकदम क्रीम कंटेंट लाए हैं। दोस्तों अगर यूपी जीके का क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में बनेगा तो इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो चलिए दोस्तों, सभी लोग अगर जुड़ेंगे तो यहाँ से जुड़ेंगे तो लास्ट तक जुड़ेंगे, नहीं तो मत जुड़िएगा क्लास से। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश जीके के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हमारा है राजधानी परिवर्तन, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी कब कब परिवर्तित हुई। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आगरा। उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा 1836 से 1858 तक रही, यमुना के तट पर। फिर हमारी 1858 से राजधानी क्या हो गई, प्रयागराज, जो कि 1921 तक रही, गंगा नदी के तट पर। फिर हमारी राजधानी 1921 से 1935 तक अस्थायी रूप से लखनऊ हुई, और फिर लखनऊ 1935 से अब तक यानी वर्तमान तक स्थायी रूप से है। देखिए राजधानी परिवर्तन क्या क्या हुआ। सबसे पहले आगरा 1836 से 1858, फिर प्रयागराज 1858 से 1921, फिर 1921 से 1935 तक अस्थायी रूप से लखनऊ राजधानी रही, और 1935 से अब तक लखनऊ राजधानी रही स्थायी रूप से। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की राजधानी का परिवर्तन था। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नाम परिवर्तन के बारे में। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, राजधानियाँ पढ़ी कि कौन कौन सी राजधानी हुई। पहले आगरा, फिर इलाहाबाद, फिर अस्थायी रूप से लखनऊ, फिर स्थायी रूप से लखनऊ। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के नाम परिवर्तन के बारे में, यानी उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कितने चरणों के बाद पड़ा। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश का सबसे पहले क्या नाम था, उत्तर पश्चिमी प्रांत। 1836 में उत्तर प्रदेश का क्या नाम था दोस्तों, उत्तर पश्चिमी प्रांत उत्तर प्रदेश का नाम था। फिर उसके बाद उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध हुआ। क्या हुआ, उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध सन 1877 ईस्वी में। फिर इसके बाद हुआ संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध 1902 ईस्वी में। फिर संयुक्त प्रांत 1935 ईस्वी में। फिर वर्तमान 24 जनवरी सन 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836, उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध 1877, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध 1902, संयुक्त प्रांत 1935, उत्तर प्रदेश 24 जनवरी सन 1950 को इसका नाम पड़ा। क्योंकि दोस्तों 24 जनवरी को संयुक्त प्रांत से नाम क्या पड़ा, उत्तर प्रदेश पड़ा, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये दोस्तों आपसे पूछा जाएगा यह कब से मनाना शुरू हुआ, तो 2018 से यह उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रतीकों के बारे में, यानी राजकीय राष्ट्रीय चीज़ों के बारे में। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष आपसे पूछ लिया जाए तो राजकीय वृक्ष क्या होता है दोस्तों, अशोक का वृक्ष। राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश सारस का। राजकीय पशु क्या है, बारहसिंघा, जिसे दलदल का मृग कहा जाता है। तो राष्ट्रीय वृक्ष अशोक का, राष्ट्रीय पक्षी सारस, राष्ट्रीय पशु बारहसिंघा। राष्ट्रीय फूल आपसे पूछा जाए तो पलाश का फूल, इसे जंगल की आग भी कहा जाता है पलाश के फूल को। राजकीय खेल पूछा जाए हॉकी। राजकीय भाषा पूछा जाए हिंदी और उर्दू। उर्दू को राजकीय भाषा का दर्जा 1989 में दिया गया। तो एक बार फिर रिवीजन करते हैं। राजकीय वृक्ष अशोक का, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय फूल पलाश, राजकीय खेल हॉकी, और राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू। उर्दू को राजकीय भाषा का दर्जा 1989 में दिया गया। अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में के बारे में। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में एक धनुष और तीर है, जो कि फिगर में आप लोग देख रहे हैं, ये धनुष और तीर है। दो मछली व गंगा और यमुना है, ये दो मछलियों के चित्र हैं, और गंगा और यमुना है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह रूमी दरवाजे से लिया गया है। ये क्वेश्चन बन सकता है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, रूमी दरवाजे से लिया गया है, जो कि हमें लखनऊ में देखने को मिलता है। रूमी दरवाजा कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों, लखनऊ में। राजकीय चिन्ह रूमी दरवाजे से लिया गया है, लखनऊ में देखने को मिलता है। एक धनुष एक तीर दो मछली गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह के अंतर्गत आता है। अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश का। दोस्तों हमारे सामने मैप है, देखते हैं उत्तर प्रदेश के मैप में उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है।
तो आप लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शामली। दोस्तों मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, ये है शामली जिला, उत्तर प्रदेश के सबसे पश्चिमी जिले के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। दोस्तों ये एक सर्कल बना रहा हूँ, तो उत्तर प्रदेश, अगर आपसे इसमें पूछा जाए उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो ये है 240 किलोमीटर है। अगर पूरब से पश्चिम पूछा जाए तो 650 किलोमीटर उत्तर प्रदेश की लंबाई है। दोस्तों हमने आपको अभी 6 फैक्ट बताए हैं। ये 6 फैक्ट में से कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। 6 के 6 फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे, ये उत्तर प्रदेश का मैप है। हम लोगों से क्वेश्चन बनता है, ऐसा कौन सा जिला है जो कि 4 स्टेट के साथ बाउंड्री बनाता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो कि अन्य 4 राज्यों के साथ बनाता है बाउंड्री यानी सीमा। तो बिहार है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ कौन सा जिला सीमा बनाता है। राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बन सकता है। नीचे दोस्तों मैं सर्कल बना रहा हूँ, ये आप लोग देख लीजिएगा, ये है सोनभद्र। यहाँ पर ये 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था सबसे पहले आती है विधायिका, फिर आती है कार्यपालिका, फिर आती है न्यायपालिका, जो कि 3 भागों में विभाजित है। विधायिका जो विधानसभा और विधान परिषद में कानून बनाते हैं वे विधायिका कहलाती है, यानी विधानसभा में विधायक, विधान परिषद में एमएलसी जो कानून बनाते हैं वो विधायिका कहलाती है। अब कार्यपालिका जो कानून को लागू कराती है वो कार्यपालिका। न्यायपालिका जो विधायिका और कार्यपालिका पर निगरानी रखती है उसे न्यायपालिका कहते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विधानसभा के बारे में। तो सीधे जनता के द्वारा चुने गए लोग विधानसभा में विधि निर्माण का कार्य करते हैं। दोस्तों आप लोग देखेंगे कि विधानसभा का चुनाव होता है, सभी जिलों में हम लोग विधायकी का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड एक थे तब यूपी में विधानसभा की सीटें कितनी थी दोस्तों, 425। अब वर्तमान में कितनी हैं, 403 विधानसभा की सीटें हैं, क्योंकि उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को 13 जिलों से अलग हो गया था, अलग राज्य बन गया था। जब दोनों लोग एक साथ थे, दोनों जिले, 425 सीटें थी। अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। आज़ादी से पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन कब हुआ, 1937 में हुआ। 1947 में देश आज़ाद हुआ, यानी आज़ादी से 10 साल पहले उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज़ादी के बाद यूपी विधानसभा का गठन, उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन कब हुआ, 8 मार्च सन 1952 को हुआ। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। देखिए अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि 9 नवंबर सन 2000 को 13 पर्वतीय जिलों के साथ यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया। उत्तर प्रदेश को वर्तमान स्वरूप सामने आया, यानी 9 नवंबर 2000 को 13 पर्वतीय जिले अलग किए गए, जो कि उत्तराखंड से नाम से जाने जाने लगे और उत्तर प्रदेश अलग हो गया। उत्तर प्रदेश की राज व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। विधानसभा में दोस्तों सबसे पहले आता है मुख्यमंत्री, जो कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त नेता होता है। जैसे विधानसभा होती है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं दोस्तों, 403 सीटों में वह व्यक्ति चुना जाएगा दोस्तों, 403 सीटों में वह व्यक्ति चुना जाएगा, 403 का आधा करेंगे तो लगभग 201 या 202 आएगा। तो विधानसभा में बहुमत जिसे होती है, बहुमत होता है 50% से ज़्यादा, यानी जैसे 100 व्यक्ति हैं कहीं पर, अगर बहुमत चाहिए तो 51 व्यक्ति जिस तरफ होंगे वह बहुमत होगा। तो विधानसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है, मुख्यमंत्री। 403 में अगर 205 सदस्य ने चुनाव करके किसी को मुख्यमंत्री चुना है तो वही बहुमत दल का नेता होगा, उसे ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है। विधानसभा या विधान परिषद कहीं भी यह हो सकता है, अथवा इन दोनों सदन में किसी भी का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर उसे किसी एक सदस्य का सदन का चुनकर आना होगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको 205 विधायकों ने वो देकर समर्थन देकर मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन वह व्यक्ति खुद न विधानसभा का सदस्य है न विधान परिषद का सदस्य है। तो दोस्तों यह स्थिति कब तक चलेगी, 6 माह तक तो वो
उसको सरकार देगी कि आप 6 माह के अंतर्गत या तो विधानसभा का चुनाव कराइए या तो विधान परिषद का चुनाव कराइए। किसी न किसी तरीके से आप लोग किसी भी नेता सदन के अंतर्गत घुसने के लिए किसी न किसी के रूप में आना पड़ेगा। अगर किसी भी पद पे नहीं है तो 6 महीने के पश्चात आपको मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। हम लोग बात करेंगे विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में। सभी विधानसभा सदस्यों में साधारण बहुमत के आधार पर एक व्यक्ति को विधानसभा अध्यक्ष चुना जाता है। दोस्तों, साधारण बहुमत के आधार पर किसी एक व्यक्ति को विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। विधानसभा अध्यक्ष एक विधायक की शपथ लेता है, ना कि विधानसभा अध्यक्ष होने की। दोस्तों, विधानसभा अध्यक्ष एक विधायक की शपथ लेता है, ना कि विधानसभा अध्यक्ष होने की। अब हम लोग बात करेंगे विधानसभा के बारे में। तो दोस्तों, पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन है? उत्तर प्रदेश के श्री पुरुषोत्तम दास टंडन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है, यूपी में प्रथम बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बने? श्री पुरुषोत्तम दास टंडन। सबसे ज़्यादा बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बना? केसरी नाथ त्रिपाठी, आत्माराम गोविंद। ये दोनों हम याद रखेंगे, जो 3 बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष के पद पर रहे। ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो बाद में सीएम बने, यानी जैसे कोई विधानसभा अध्यक्ष अभी है और बाद में सीएम बन जाए, ऐसे कौन कौन से रहे? एक रहे श्री प्रति मिश्र, एक रहे बनवारी दास। फिर है वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना जी हैं। सतीश महाना जी वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश हैं। अब हम लोग मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री मायावती जी, जो कि 4 बार रही। उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री, इनका भी मायावती। उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम सुचेता कृपलानी जी थी। उत्तर प्रदेश के सबसे युवा सीएम अखिलेश यादव जी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश के ऐसे सीएम जो प्रधानमंत्री बने, यानी पहले उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री रहे और फिर भारत देश के प्रधानमंत्री बने, तो चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश में अब उत्तर प्रदेश से 8 प्रधानमंत्री बन चुके हैं दोस्तों। अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश से आज तक भारत देश में 8 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे 18वीं विधानसभा के बारे में। 2022 की विधानसभा 18वीं विधानसभा है। इसके पहले इसका मतलब 17 विधानसभा चल चुकी हैं। 18वीं विधानसभा के चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च तक चले। फिर है इस विधानसभा में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया। आपको पता होगा, भाजपा ने 255 सीटों पर, सपा ने 111 सीटों पर, कांग्रेस 2 सीटों पर और बसपा 1 सीटों पर जीती। इस बार 4 महिलाएं विधायक चुनकर आईं, 47 महिलाएं विधायक चुनकर आईं। योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च को मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली। 25 मार्च सन 2022 को। विधानसभा में एससी के लिए यानी शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीटें व शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 सीटों का आरक्षण है। अब हम लोग बात करेंगे विधान परिषद के बारे में। किसी राज्य में विधान परिषद के गठन के लिए विधानसभा से विशेष बहुमत से और संसद से साधारण बहुमत पास किया जाता है। दोस्तों, अगर हमको किसी भी राज्य में विधानसभा लानी है तो विधानसभा से विशेष बहुमत और संसद से साधारण बहुमत पास किया जा सकता है। आज़ादी से पहले उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन 1937 व आज़ादी के बाद 8 मार्च 1952 को हुआ विधान परिषद का गठन। जब उत्तर प्रदेश व यूके एक थे, यानी उत्तराखंड एक थे, तब विधान परिषद की सीटें उत्तर प्रदेश में थी 108 और वर्तमान में 100 सीटें विधान परिषद की हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कार्यकाल आपसे पूछा जाए, 6 वर्ष का कार्यकाल और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे तो विधान परिषद के अध्यक्ष चंद्रभाल जी थे। सबसे ज़्यादा बार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन रहे? वीरेंद्र स्वरूप पाठक 5 बार विधान परिषद के अध्यक्ष रहे। वर्तमान विधान परिषद के अध्यक्ष कुंवर मानवेंद्र सिंह जी हैं। अब हम लोग बात करेंगे न्यायपालिका के बारे में। तो दोस्तों, न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण लगती है। ये अभी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट प्रयागराज और इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में है। दोस्तों, मेन है हाईकोर्ट प्रयागराज में, खंडपीठ है इसकी लखनऊ में। अगर हम लोग बात करेंगे इसकी स्थापना कब हुई, सन 1866 में इसकी स्थापना हुई। पहले सीजी कौन थे, यानी पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो वॉल्टर मेयर थे। अगर बात करें इनमें जजों की संख्या कितनी है, इनमें जजों की संख्या 160।
अगर जजों की संख्या के आधार पर यह भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। अब बात करेंगे सीजे व अन्य जजों की नियुक्ति किसके सलाह पर होती है? राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवेज के बारे में। उत्तर प्रदेश में कुल कितने एक्सप्रेसवेज हैं? गंगा एक्सप्रेसवे फेज़ 1, यह दिल्ली को प्रयागराज से जोड़ता है। आप लोग मैप में देख रहे होंगे गंगा एक्सप्रेसवे फेज़ 1 कहाँ पर है, जो कि दिल्ली को प्रयागराज से जोड़ता है। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे दिल्ली से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे है। यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, यानी इसमें 6 लेन हैं। इसका उद्घाटन 8 दिसंबर 2021 को मोदी जी के द्वारा शाहजहांपुर से किया गया, उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर से किया गया। इसकी नींव मायावती के जी के द्वारा रखी गई। इसकी लंबाई 594 किलोमीटर है। फिर गंगा एक्सप्रेसवे फेज़ 2 यह प्रयागराज को बलिया से जोड़ता है। प्रयागराज को बलिया से जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे फेज़ 2 है। यह भी 6 लाइन का है। इसकी लंबाई 314 किलोमीटर है। यह यूपी को बिहार से भी जोड़ता है। यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होकर गुजरता है। ये इसकी खासियतें हैं। अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एक्सप्रेसवे के बारे में, गोरखपुर एक्सप्रेसवे, यह गोरखपुर को आजमगढ़ से जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है। इसे यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जाकर ख़त्म हो जाता है। इसकी लंबाई 91 किलोमीटर है और यह 4 लेन का एक्सप्रेसवे है। नेक्स्ट हमारा एक्सप्रेसवे है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। यह इटावा को चित्रकूट से जोड़ता है। इसकी लंबाई 296 किलोमीटर और यह 4 लेन का एक्सप्रेसवे है। यह 7 जिलों से होकर गुजरता है। नंबर इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट और बांदा, महोबा, चित्रकूट, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। फिर हम लोग बात करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में। यह लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है। इसकी लंबाई 341 किलोमीटर है और यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, जिसे बढ़ाकर 8 लेन का किया जा सकता है। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2021 में सुल्तानपुर में किया गया और इस पर लड़ाकू विमान भी लैंड किया गया। नेक्स्ट है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। यह आगरा को लखनऊ से जोड़ता है। इसकी लंबाई 302 किलोमीटर है। यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, जिसे बढ़ाकर 8 लेन का किया जा सकता है। यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ जाता है। यह है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे दिल्ली को मेरठ से जोड़ता है। इसकी लंबाई 96 किलोमीटर, 14 लेन का एक्सप्रेसवे है। यह भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है। इस पर अलग से साइकिल ट्रैक भी चलती है। इसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा 2018 में किया गया। नेक्स्ट हमारा है यमुना एक्सप्रेसवे। यह गौतम बुद्ध नगर को आगरा से जोड़ता है। इसकी लंबाई 165 किलोमीटर है। यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में बात करेंगे तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच उस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को कहा जाता है। कर्क रेखा से मकर रेखा के क्षेत्र के बीच को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। इसके ऊपर व नीचे के क्षेत्र को शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की जलवायु शीतोष्ण प्रकार की होनी चाहिए थी, लेकिन उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, क्योंकि हिमालय पर्वत के द्वारा ठंडी हवाओं को रोक लिया जाता है। आप लोग इक्वेटर देख सकते हैं, इसमें कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा की स्थिति को देख सकते हैं। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में बांटा गया है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु। हम लोग बात करेंगे शीत ऋतु के बारे में। तो दोस्तों यह भारत में नवंबर से फरवरी तक होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ठंडा महीना जनवरी होता है। शीत ऋतु में मैक्सिमम टेम्परेचर 23 होता है और सबसे कम टेम्परेचर 13.3 डिग्री सेल्सियस होता है। इस समय पश्चिमी विक्षोभ से रेनफॉल भी होती है, जिसे मावट कहा जाता है, जो कि रबी की फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती हैं। उत्तर प्रदेश में नॉर्थ से साउथ जाने पर तापमान बढ़ता है। अब हम लोग नेक्स्ट ग्रीष्म ऋतु के बारे में देखेंगे। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का समय मार्च से लेकर जून तक होता है। वर्तमान में ग्रीष्म ऋतु ही चल रही है। सबसे गर्म महीना मई का होता है दोस्तों, जून का भी होता है मान लीजिए। उत्तर प्रदेश में गर्मी के समय मैक्सिमम टेम्परेचर 36 से 39 डिग्री और मिनिमम का टेम्परेचर 21 से 23 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इस बार 45 डिग्री 45 डिग्री इस बार हो रहा है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्मी आगरा व झांसी व सबसे कम गर्मी बरेली में पड़ती है
और इस बार उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा गर्म जिला बांदा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र में यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र है। तो दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र में ही बांदा जिला आता है। उत्तर प्रदेश में गर्मी के समय गर्म व शुष्क हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहा जाता है। वर्षा ऋतु के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल वर्षा ऋतु में होती है। तो अगर बात करेंगे बंगाल की खाड़ी से यूपी में लगभग सर्वाधिक वर्षा होती है। वर्षा का समय जून से अक्टूबर तक माना जाता है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा कम होती है। नॉर्थ से साउथ की ओर जाने पर वर्षा कम होती है और सबसे ज़्यादा रेनफॉल गोरखपुर में होता है और सबसे कम रेनफॉल मथुरा में होता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं ये जो हम बना रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए मानसून आया तो यहाँ पर इस जगह पर रोक लिया गया। उत्तर प्रदेश में मानसून घूम के आता है इस तरीके से और इधर से घुसता है और ये इस तरीके से निकलता है। वर्षा इसी प्रकार से इसी क्रम में होती हुई जाती है। अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में। दोस्तों एक एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से इस क्लास को लीजिएगा। जनगणना का सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा होता है? महापंजीकयक एवं जनगणना आयुक्त होता है जनगणना का सबसे बड़ा अधिकारी। उत्तर प्रदेश की सबसे पहली जनगणना मेयो के समय हुई सन 1872 में। नियमित जनगणना आधार पर जनगणना की शुरुआत 1881 में रिपन के समय हुई। 1872 में सबसे पहली जनगणना, फिर 1881 में, फिर 1891 में, फिर 1901 में, फिर 1911, 21, 31, 41, 51, मतलब प्रत्येक 10 साल में होती हुई लास्ट में 2011 में हुई। अब तक कुल 15 जनगणनाएँ हुई हैं। नियमित आधार पर 14 जनगणनाएँ वर्तमान में हुई हैं। 14 जनगणनाएँ आज़ादी के बाद पहली जनगणना सन 1951 में हुई। आज़ादी से अब तक कुल 7 जनगणनाएँ हुई हैं। 1911 के बाद 1921 में जब जनगणना हुई तो जनसंख्या में बढ़ोतरी की जगह गिरावट देखने को मिला। इसका मुख्य कारण प्लेग का फैलना था। 1921 को महाविभाजक वर्ष के रूप में कहा जाता है। जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन आती है। अब हम लोग बात करेंगे दशकीय जनसंख्या वृद्धि के बारे में। दशकीय जनसंख्या वृद्धि होती क्या है दोस्तों? 10 साल में जनसंख्या में होने वाली परसेंटेज में वृद्धि दशकीय जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। जैसे कि 1951 से 1961 में 16.38% की वृद्धि, 1951 से 2001 के बीच में 25.85% की वृद्धि, 2001 से 2011 के बीच में 20.22% की वृद्धि हुई। हम लोग बात करेंगे जनसंख्या घनत्व के बारे में। देखिए जनसंख्या घनत्व होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या व जनसंख्या घनत्व कहलाती है। मान लीजिए दोस्तों यह एरिया 1 किलोमीटर का है और इसमें 50 व्यक्ति रह रहे हैं। तो दोस्तों अगर 50 व्यक्ति रह रहे हैं तो हम लोग क्या कहेंगे? इसका जनसंख्या घनत्व क्या है? 50 जनसंख्या घनत्व है। यानी 1 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व को दर्शाती है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 है। तो इससे हम लोग क्या समझेंगे? उत्तर प्रदेश में प्रत्येक 1 किलोमीटर में 829 लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? गाजियाबाद सबसे, और फिर उसके बाद वाराणसी, फिर उसके बाद लखनऊ। फिर सबसे कम जनसंख्या घनत्व यानी सबसे कम लोग कहाँ पर रहते हैं 1 किलोमीटर के एरिया में? ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। अब आगे हम लोग बात करेंगे लिंगानुपात के बारे में। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। दोस्तों जैसे आपसे पूछा जाए कि लिंगानुपात शब्द से क्या अर्थ है? 1000 पुरुष हैं और 900 महिलाएं हैं तो कितने पुरुष कम हैं? 100 पुरुष कम हैं। तो 1000 पुरुषों पर 900 महिलाएं, तो रेशुओ 1000 रेशुओ 9 हो जाएगा और 10 रेशुओ 9 हो जाएगा। तो दोस्तों प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। यानी उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया में है और सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर और बागपत में है। अगर बाल लिंगानुपात में बात करें, बाल लिंगानुपात से क्या अर्थ है? 0 से 6 यानी वर्ष के प्रति 1000 बच्चों पर फीमेल की संख्या। देखिए दोस्तों बाल मतलब 0 से 6 साल की कितने 1000 बच्चों के पर बच्चियां हैं तो उसे बाल लिंगानुपात कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात है 902 यानी 1000 बच्चों पर 902 बच्चियां हैं। सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात वाले जिले बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच। सबसे कम बाल लिंगानुपात वाले जिले बागपत, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। लोग बात करेंगे साक्षरता यानी लिटरेसी के बारे में, यानी कितना पढ़ा लिखा है। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे लोग
जो पढ़ना और लिखना जानते हैं। देखिए, साक्षरता के अंतर्गत वो व्यक्ति आता है जो पढ़ना जानता है और लिखना जानता है, उसे साक्षर कहा जाएगा। 7 वर्ष से ऊपर उसकी आयु होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 67.7% दोस्तों। 67.60% व्यक्ति ऐसे हैं जो पढ़ना और लिखना जानते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर पुरुष साक्षरता दर के बारे में बात करें, यानी पुरुष कितना पढ़ना लिखना जानते हैं, तो 77.3%। इसी प्रकार महिला के बारे में बात करें तो 57.2%। और पुरुष व महिला की साक्षरता दर में अंतर कितना है? 20.1%। पुरुष व महिला में साक्षरता सबसे ज़्यादा अंतर कहाँ पर है? महाराजगंज में। सबसे ज़्यादा साक्षरता यानी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति कहाँ हैं उत्तर प्रदेश में? गौतम बुद्ध नगर और कानपुर में। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर है? श्रावस्ती और बहराइच में। और सबसे ज़्यादा महिला साक्षर वाला जिला कौन सा है? कानपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में। देखिए दोस्तों, जनसंख्या 2 प्रकार की होती है, शहरी और ग्रामीण। शहरी जनसंख्या 22.27%, ग्रामीण जनसंख्या 77.73%। सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ पर है उत्तर प्रदेश की? गाजियाबाद में दोस्तों। गांव का लोग गांव छोड़ के गाजियाबाद में, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है दोस्तों, तो रीज़न है वहाँ पर रोज़गार है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा लोग बस रहे हैं। सबसे कम शहरी एरिया श्रावस्ती है। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है? प्रयागराज में। और सबसे कम ग्रामीण संख्या है गौतम बुद्ध नगर में। अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति कितनी है, यानी एससी शेड्यूल कास्ट। उत्तर प्रदेश में लगभग 20.59% अनुसूचित जाति यानी एससी हैं। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या वाला स्टेट है, यानी भारत में जितने भी स्टेट हैं सबसे ज़्यादा एससी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अगर परसेंटेज में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एससी शेड्यूल कास्ट पंजाब में है। और परसेंटेज के आधार पर यूपी का एससी जनसंख्या में पूरे भारत में चौथे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एससी वाला जिला यानी शेड्यूल कास्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहती है? सीतापुर में। और सबसे कम शेड्यूल कास्ट कहाँ पर है? बागपत। अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में। धर्म आधारित जनगणना में हिंदू है 79.9%, मुस्लिम है 19.26%, बौद्ध धर्म है 0.01%। उत्तर प्रदेश में सबसे कम बौद्ध धर्म ही है। अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में। तो 9 नवंबर 2000 से पहले उत्तर प्रदेश में 4 जनजातियां थारू, बुक्सा, भेटिया और जौनसारी थी। 9 नवंबर 2000 के बाद यूपी में केवल 2 जनजातियां थारू और बुक्सा बची, क्योंकि उत्तराखंड अलग हो गया। 2003 में उत्तर प्रदेश में फिर से 10 नई जनजातियों को जोड़ा गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 12 जनजातियां हैं। किसी क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। हम लोग बात करेंगे थारू जनजाति के बारे में। यह थारू जनजाति उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड दोनों में पाई जाती है। यह यूपी के तराई क्षेत्रों में निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू। ये दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। ये हिंदू धर्म को मानती हैं। ये खिचड़ी नृत्य मनाती हैं। और ये दोपहर के भोजन को मिस्मी और शाम के भोजन को बोयरी कहते हैं। थारू ड्रिंक करने के लिए जाड़का का प्रयोग करते हैं। थारू नाटेकत के, पीली चमड़ी के, चपटी नाक के होते हैं। थारू जनजाति के लिए खीरी में विश्वविद्यालय भी खोला गया है। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि किस जनजाति के लिए लखीमपुर खीरी में विश्वविद्यालय खोला गया है? तो थारू जनजाति के लिए। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भी है। नेक्स्ट हमारी जो जनजाति है बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करती है। इसका मुख्य व्यवसाय कृषि है। ये हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। ये राजपूत पतवार घराने से संबंधित हैं। बुक्सा जनजाति में पंचायत प्रथा प्रचलित है, जिसमें सबसे बड़े हेड को तरंत बोला जाता है। बुक्सा मंगोलों की तरह दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हमारी जो जनजाति है दोस्तों, ये है महावीर जनजाति। महावीर जनजाति के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों, महावीर जनजाति यूपी के बिजनौर में निवास करती है। अगर बात करें, यह मुस्लिम जनजाति है। इसका वर्णन महाभारत काल से भी है। ये इस्लाम को मानती है। इसका मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना। इसमें पंचायत प्रथा प्रचलित है और ये ड्रिंक के लिए स्पिरिट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारी जनजाति है दोस्तों खरवार जनजाति। खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवास करती है। ये मुख्य रूप से मिर्जापुर व सोनभद्र में निवास करती है। ये हिंदू धर्म को मानती है। ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार की हैं, यानी सर्वाहारी हैं। इन्हीं के द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है। ये क्वेश्चन बना है दोस्तों
कि उत्तर प्रदेश की किस जनजाति के द्वारा कर्मण्यत किया जाता है, तो खरवार जनजाति याद रखेंगे। अन्य दोस्तों बात करेंगे ललितपुर में सहारिया, बेगा, पहरिया, चौरो, भुइया, पठारी और पनीका, ये सभी जनजाति सोनभद्र में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति सोनभद्र में और सबसे कम जनजाति बागपत में निवास करती हैं। तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास रही, जिसमें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल से चर्चा की, और जो भी चीज़ें बची हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। लेकिन आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं, उत्तर प्रदेश के जनसंख्या के बारे में, उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात के बारे में, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, उत्तर प्रदेश की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बारे में चर्चा की। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल History 24/7 को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।